इसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले तो यहां पर दो चीजें समझना जरूरी है कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट क्या है। तो इसमें ये बताएंगे कि ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो के दोनों ही टाइम के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं, उन्हें हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ साथ बदलते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर ये समय है, एक्स एक्सिस में टाइम देखिए और वाई एक्सिस में ये करंट हम लेंगे। तो यहाँ पर करंट कितनी है, 0 है, यहाँ पर 5 एम्पियर है। इसका मतलब ये हो गया कि 0 रही होगी, 0 के बाद 1 एम्पियर आया होगा, फिर 2 एम्पियर आया होगा, 3 आया होगा, 4 आया होगा, 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद 4 आया होगा, 3 आया होगा, 2 आया होगा, 1 आया होगा और 0। ये 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 या 5 के बाद 4 3 2 1 0, इस प्रकार से ये देखो 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, ठीक है। फिर ये -5 होगा, फिर इंक्रीज होना शुरू करेगा, -4 -3 -2 -1 और फिर ये क्या होगा, 0। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। ऐसी धारा जिसका प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ बदलता है और एक निश्चित समय के बाद उसकी पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब जैसे यहाँ पर 0 एम्पियर धारा थी, फिर 0 से बढ़ के 5 हुई, 5 के बाद फिर घट करके फिर 0 हो गई, ठीक है। तो बेटा इतने में ही पुनरावृत्ति हो गई। फिर बेटा यही पुनरावृत्ति यहाँ पर भी हो गई। और सही से पुनरावृत्ति की बात करें तो इसके बाद ये फर्स्ट हाफ साइकिल है और ये क्या है, सेकेंड हाफ साइकिल है। दोनों हाफ साइकिल मिलकर के 1 कंप्लीट साइकिल का फॉर्मेशन करती हैं। तो जैसे बेटा ये 1 कंप्लीट साइकिल हो गई तो इसके बाद फिर ये रिपीट होगा ऐसे, फिर ये 0 1 2 3 4 5 ये हो गया। जिस प्रकार जो कंडीशन बेटा यहाँ थी वही कंडीशन यहाँ आ गई। तो प्रत्यावर्ती धारा वह धारा होती है जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलता है तथा एक निश्चित समय के बाद उसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसी धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदले और एक निश्चित समय के बाद उसकी क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, तो ऐसी धारा को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ये बात समझ में आ गई भैया। अब देखिए ये 5 के बाद यहाँ 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा याद हो जाएगी, ऐसी धारा जिसका परिमाण एवं और दिशा दोनों समय के साथ बदलती है। देखो परिमाण ये बढ़ रहा है और दिशा ऊपर की ओर है, यहाँ दिशा नीचे की ओर, फिर यहाँ दिशा ऊपर की ओर। तो ऐसी धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदले और एक निश्चित समय के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, तो ऐसी धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, यहाँ पर देखें तो ये धारा का जो मान है ये सबसे बड़ा मान है यहाँ पर, तो इसे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।
इसे प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहते हैं? शिखर मान। ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, जिसे आप आयाम भी कह सकते हो। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहें या प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहें। क्या कहते हैं? आयाम। और इसको डिनोट किससे करते हैं? आई नॉट से। ये क्या है? आई नॉट। सबसे अधिक धारा कहां पर है? तो सबसे अधिक धारा भैया यहां पर है। तो प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? समझ में आ गया। अब इसी में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विभव क्या है? प्रत्यावर्ती विभव किसे कहते हैं? विभव। जैसे प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, वैसे ही बेटा प्रत्यावर्ती विभव अल्टरनेटिंग वोल्टेज। बस सेम डिफिनेशन। जहां जहां पर आपने धारा का यूज किया है वहां वहां पर वोल्टेज का यूज कर देंगे। ऐसी वोल्टेज जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं और एक निश्चित समय के बाद उसकी क्या हो जाती है? पुनरावृत्ति हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ऐसी वोल्टेज जिसका परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदले, परिमाण का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदले और एक निश्चित समय के बाद उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, उसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा की जो समीकरण, जैसे I नॉट साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। ये किसका समीकरण है? प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है। जैसे 11th में आपको बताया गया था y a साइन ओमेगा टी, याद है? सिंपल हार्मोनिक मोशन में y a साइन ओमेगा टी बताया गया था। तो a क्या है? आयाम है, और ये क्या है? विस्थापन। ये विस्थापन है और ये आयाम है। आयाम क्या होता है? एक ओर का अधिकतम विस्थापन। एक ओर का जो अधिकतम विस्थापन होता है उसी को आयाम कहते हैं। वैसे यह एक ओर की अधिकतम धारा है, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं, या इसे प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहते हैं। तो I इसका इक्वेशन क्या होता है? I नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण है, और ये V नॉट साइन ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण। ये समीकरण किसका है? धारा का, करंट का, धारा का समीकरण। और ये विभव का समीकरण है, विभव का समीकरण। विभव का समीकरण का मतलब प्रत्यावर्ती विभव का समीकरण ये है, और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण ये है। इस समीकरण में टाइम लगा है, इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग आई की वैल्यू चेंज होगी। इसमें टाइम लगा है, इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंग v की वैल्यू भी चेंज होगी। अब थोड़ा सा देख लें कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। ये I नॉट साइन ओमेगा टी कहाँ से आता है, और V नॉट साइन ओमेगा टी कहाँ से आ जाता है, ये देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि ये जो इक्वेशन है V नॉट साइन ओमेगा टी का प्रूफमेंट कैसे करेंगे। I नॉट साइन ओमेगा टी का प्रूफमेंट कैसे करेंगे, या होता है बेटा E नॉट साइन ओमेगा टी। ये प्रूफमेंट हमको करना है। ठीक है, इनका प्रूफमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और ये विभव, ये तीनों के प्रूफमेंट एक जैसे ही होंगे। तो यहाँ बता देंगे अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से। किसकी परिभाषा से? चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से। तो बेटा फाई क्या होता है? BA cos थीटा, ये बता दिए हैं आपको।
चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। जैसे वैद्युत फ्लक्स में वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से बताए थे, फाई ई इक्वल टू ई डेल्टा ए कॉस थीटा हो जाता है, वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा से फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और ओमेगा इक्वल टू बताया जाता है थीटा अपॉन टी होता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड, कोणीय चाल। कोणीय चाल बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन है, टी क्या है, समय। ये कोणीय चाल है। कोणीय चाल बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन को किससे डिनोट कर देते हैं, थीटा से। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, ओमेगा टी के बराबर। तो अगले स्टेप में फाई इक्वल टू बी ए कॉस, इस थीटा की जगह पर आप चाहो तो ओमेगा टी लिख सकते हो। थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, ओमेगा टी। इतना समझ में आ गया। अब इस फाई को टी से डिवाइड कर दो, मतलब लेफ्ट साइड को टी से डिवाइड कर दो। और जब लेफ्ट साइड को टी से डिवाइड करोगे तो राइट साइड को भी टी से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो ये राइट साइड में क्या है, बी ए कॉस ओमेगा टी, इसको भी टी से डिवाइड करना है, इसको भी टी से डिवाइड करना है। तो बेटा डी यहाँ लगा दें और डी यहाँ लगा दें, वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगी। यहाँ टी से डिवाइड किए, यहाँ टी से डिवाइड किए, डी यहाँ लगा दिए, डी यहाँ लगा दिए, वैसे ही डी यहाँ लगा दें, डी यहाँ। तो अब ये समझ में आ रहा होगा, डी फाई बाई डी टी। मैथ वालों को एकदम समझ में आ गया कि फाई का हम क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। फाई का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो डी बाई डी टी लगाते हैं। ऐसे बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी बाई क्या लगा देंगे, इधर लेफ्ट साइड में भी डी बाई डी टी लग गया और राइट साइड में भी डी बाई डी टी लग गया। तो ये आपका हो गया डी फाई बाई डी टी इक्वल टू, बेटा बी ए कॉन्स्टेंट है ना, इसको बाहर करो तो ये बी ए बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा। तो बी ए को बाहर कर दो, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। बी ए को बाहर कर दें, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का अब डिफ्रेंसिएशन करो, कॉस ओमेगा टी का क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये बी ए हो जाएगा। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस का साइन ओमेगा टी। ठीक, ये इस कॉस का भी हुआ है, ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ओमेगा आता है। बेटा बायोलॉजी वाले थोड़ा सा याद कर लेंगे, कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा को बाहर कर लो तो ये डी फाई बाई डी टी इक्वल टू बी ए ओमेगा, माइनस का साइन आगे लगा देंगे, साइन ओमेगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा इतना। अब इस माइनस को हटाने के लिए इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का डी फाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस का, ये माइनस से इधर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा साइन, ये इतना है। अब n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, n से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, लेफ्ट में भी n से मल्टीप्लाई कर दें और राइट में भी n से मल्टीप्लाई कर दें। माइनस n डी फाई बाई डी टी इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। ठीक, ये बेटा ये किसका फार्मूला है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ये बताया गया था प्रेरित विद्युत वाहक बल ई, फैराडे के नियम में, जिसे न्यूमैन्स का नियम कहते थे, फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ये बेटा ध्यान से देखो तो माइनस का एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिखा है। डी फाई बाई डी टी मतलब माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी।
ये किसके इक्वल है? ये ई के इक्वल है। ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, आगे क्या हो जाएगा? साइन। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर जब 1 बन जाएगी तो इसके बाद देखिए साइन में सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होती है? तो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। लिख देंगे यदि ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट। बेटा जब साइन में सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ई की भी सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिल जाएगी? ई नॉट मिल जाएगी। तो यहाँ पर ई की जगह पर क्या लिख देंगे? ई नॉट एन बी ए ओमेगा इंटू साइन। तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई? एन बी ए ई का। बेटा जब यहाँ पर ओमेगा टी की जगह पर हमने क्या रख दिया? 90 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पर ई क्या हो जाएगा? ई नॉट कहें या ई मैक्स कहें, बोथ आर सेम। ई नॉट या ई मैक्स दोनों एक ही है। अब ऐसी कंडीशन में इस इक्वेशन को देखो, जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ई इक्वल टू लिखा है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये लिखा है। तो ई इक्वल टू इस पूरे की जगह पर हम ई नॉट लिख सकते हैं क्या? इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख देंगे? ई नॉट साइन ओमेगा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा बेटा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। इसी को वी इक्वल टू लिख देते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी, इसी को आई इक्वल टू लिख देते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका तीनों प्रूवमेंट एक साथ हो जाए। जैसे ही बेटा ई आ गया, ठीक है, तो ई को यदि आप इधर लेफ्ट साइड में भी आर से डिवाइड कर दें, और बेटा ई और वी में तो कोई डिफरेंस है नहीं, वी को भी आर से डिवाइड कर दो, इसको भी आर से डिवाइड कर दो। लेफ्ट साइड को भी आर से डिवाइड कर दें और राइट साइड को भी आर से डिवाइड कर दें। आर क्या है? रेजिस्टेंस है। डिवाइड कर दें तो वी अब बाई आर इक्वल टू क्या होता है? आई, और वी नॉट अपॉन आर इक्वल टू आई। इतना बेटा नोट कर लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के संबंध में कुछ प्रमुख परिभाषाएं, चाहे प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषा पूछी जाए या प्रत्यावर्ती वोल्टेज से संबंधित परिभाषा पूछी जाए, वही परिभाषा है। तो सबसे पहली परिभाषा पूछी जाती है प्रत्यावर्ती धारा का आयाम। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम, चाहे प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहा जाए या शिखर मान कहा जाए। क्या कहा जाए? शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहें या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहें। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहें या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहें, दोनों एक ही चीजें, दोनों एक ही चीजें हैं। दोनों को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो जैसे प्रत्यावर्ती धारा बह रही है तो ये चीज प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। आप कह सकते हो प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को क्या कह सकते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या आयाम कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? प्रत्यावर्ती धारा के आयाम या प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान को आई नॉट से व्यक्त करते हैं, आई नॉट से डिनोट करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है
और इसकी बीमा क्या होती है, कैपिटल ए। डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है, कैपिटल ए। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं। इसे आई नॉट से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसकी बीमा क्या होती है, कैपिटल ए। अब प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, आवर्तकाल, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल का मतलब ये चीज, प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, आवर्तकाल। अपनी एक साइकिल को पूरा करने में लगा हुआ समय, अपनी एक साइकिल को पूरा करने में लगा हुआ समय। बेटा ये फर्स्ट हाफ साइकिल है और ये क्या है बेटा, सेकेंड हाफ साइकिल है। दोनों साइकिलें पूरा होने में जितना समय लगता है उस समय को प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। बेटा ये 25% साइकिल है, कितना है, 25%। यहां पहुंच गए तो 50% हो गई, ये 75% हो गई, ये 100% हो गई। प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक चक्र पूरा करने में, इसका एक चक्कर यहां से चल के यहां तक पूरा, प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वह समय प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा के आवर्तकाल को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैपिटल टी होता है। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, कैपिटल टी। तो प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, ठीक है। अब इसके बाद और आगे बढ़ें तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, जैसे प्रत्यावर्ती धारा का आयाम बता दिए, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। धारा की आवृत्ति, आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति की यदि बात करें तो प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे कर लेती, ये एक चक्कर हुआ, यहां से चल के यहां तक पहुंचने में जो समय लगता है वो एक चक्कर का समय। प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी करती है उन पूरी की गई साइकिलों की संख्या को, प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितनी साइकिलें पूरी करती है उन पूरी की गई साइकिलों की संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। इस चैप्टर में आवृत्ति को बेटा एफ से डिनोट किया गया, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया गया है। इसकी यूनिट होती बेटा सेकेंड की पावर -1 लिख दें, या साइकिल पर सेकेंड लिख दें, या हर्ट्ज एच जेड लिख देते हैं। और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा, टी की पावर -1। ये एफ इक्वल टू होता है 1/t, ये रिलेशन होता है बेटा। एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/t। जैसे आप पढ़े थे ओमेगा इक्वल टू 2πn पढ़े थे पीछे वाली क्लास में। अब n की जगह पर यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, f का। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 2πf। तो बेटा f इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलो, ω/2π। तो f का एक ये भी फार्मूला हो जाएगा, ω/2π। अब यहाँ से t के लिए फार्मूला निकालें, t इक्वल टू 1/f। ये t के लिए निकाले यहाँ से फार्मूला, तो t इक्वल टू 1/f। तो t इक्वल टू 1/f, f की जगह पर ω/2π। तो इसको यहाँ पहुँचा देंगे, t का फार्मूला हो जाएगा 2π/, ये t का फार्मूला हो जाएगा। t क्या होता है, आवर्तकाल कहें या पीरियोडिक टाइम कहें, पीरियोडिक टाइम, इतना है।